हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। कोरोना की जंग लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटे में एक साथ 4,213 मामले सामने आए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। इसी के साथ 97 लोगों ने जान गंवा दी है। कोरोना से अब तक 2,206 लोगों की मौत भी हो गई है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में मरीजों के आंकड़ों में इजाफा अगर होता है तो ये चिंता का विषय है कि आखिर किस वजह से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कोरोना का विस्फोट अभी होना बाकी है? ये भी चिंता का विषय है, क्योंकि लोग लगातार यही सवाल जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी कोरोना पीक पर जाएगा या फिर सिर्फ यहीं पर इतना ही ये थम जाएगा। तो घरों में रहकर कोरोना को मात दे, यही हरियाणा न्यूज आप सभी से अपील करता है। और जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। तो आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद है डॉक्टर पंकज वत्स, पूर्व निदेशक है स्वास्थ्य सेवा हरियाणा के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ मौजूद है, हेल्थ एक्सपर्ट हैं ये भी। बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका भी। स्वाति जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि क्या आपको लगता है कि अभी कोरोना का विस्फोट होना प्रदेश में, देश में अभी बाकी है? देखिए कीर्ति, अगर देखें तो अब हम रोज एक नया नंबर छू रहे हैं। अगर रोज एक नया पीक सामने आता है, और ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर वो पीक क्या होगी जो भारत देखेगा या कहाँ तक ये केसेस जाएंगे, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल हम रोज रोज केसेस बढ़ते देख रहे हैं। अभी पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। इधर अब हम धीरे धीरे खुल भी रहा है सब कुछ, रिलैक्सेशंस भी मिल रहे हैं। आज से ट्रेन्स भी चालू हो रही हैं, तो लोगों का मूवमेंट डेफिनेटली बढ़ गया है। अभी 3.5 लाख माइग्रेंट्स वापस अपने घरों तक पहुंचे हैं। तो इस तरह से, और अभी और जाने बाकी भी हैं। तो ऐसे में जरूर देखिए लोगों का इंटरेक्शन एक दूसरे से हो रहा है और ऐसे में केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो चिंताजनक बात है, लेकिन वहीं ये भी जरूरी हो जाता है कि अब हमें जीना सीखना ही होगा इससे कीर्ति। तो लोगों को अपने आप से इन सब बातों का ध्यान रखना होगा कि कैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करें, कैसे हम कोशिश करें कि कम से कम संक्रमण फैले। और एक अच्छी बात सामने जो आई है वो ये आई है कि अगर अभी आप लेटेस्ट नीति आयोग की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने साफ तौर से ये बात बोली है कि भारत के जो 64% केस हैं वो 15 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं भारत के, और उन्होंने वो 15 डिस्ट्रिक्ट चिन्हित भी कर लिया। और उसमें से भी 50% जो केसेस हैं वो 5 सिटीज से ही आ रहे हैं। अगर देखें तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और एक और सिटी है पुणे, यहां से सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो फिर ऐसे में एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि ये जो 15 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से सबसे ज्यादा केसेस हैं, यहीं पर ज्यादा कंटेनमेंट करा जाए, यहीं पर ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, ज्यादा टेस्टिंग की जाए। और क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा केसेस हैं, और बाकी जो एरियाज हैं जहां खोले जा रहे हैं, लेकिन वहां भी बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि कब वहां पर ये स्थिति सामने आने लगे कह नहीं सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं गुड़गांव में अचानक से केसेस ज्यादा आ गए हैं। तो इस तरह से ऐसा धीरे धीरे हो रहा है। और अभी अचानक से बंगाल और बिहार में केसेस ज्यादा आए हैं, जहां पहले इतने ज्यादा केसेस नहीं थे। और ये सब माइग्रेंट्स की वजह से हो रहा है, जहां लोग वापस जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो मूवमेंट हो रहा है वो जो है सुपरवाइज्ड हो। ऐसा ना हो कि अचानक से बहुत सारे लोग यहां से वहां चले जाएं। ये गवर्नमेंट के सुपरविजन में ही होना चाहिए, और उनकी कड़ी निगरानी होनी चाहिए इनके ऊपर, और कड़ी टेस्टिंग होनी चाहिए। जहां जहां भी लोग जा रहे हैं वहां अच्छे से टेस्टिंग
टेस्टिंग हो, ताकि कोई भी एक भी व्यक्ति मिस ना हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसे हम वापस क्वारंटीन से भेज दें और वो संक्रमित हो और उससे और संक्रमण फैल जाए। तो कहीं ना कहीं अब जहां जहां भी मूवमेंट्स है वहां बहुत ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट पूरी निगरानी रखे और अंकुश लगाकर रखे कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, कौन कहां जा रहा है। मेरे ख्याल से बहुत जरूरी होगा इस वक्त कीर्ति। लेकिन स्वाति, सवाल ये भी है कि इतनी ज्यादा टेस्टिंग की व्यवस्था हमारे भारत में है नहीं, संसाधन की कमी हर जगह है। ये बात आपकी सही है, लेकिन जो भी टेस्ट हमारे पास हैं अभी, और देखिए अभी अभी एक नया इंडिजिनस टेस्ट भी आईसीएमआर ने अप्रूव करा है जो कि भारत में ही बना है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है। तो मुझे लगता है जितनी जल्दी हमारे पास ये किट्स अवेलेबल हो और इनका हम खास तौर से इसीलिए वहां पर ज्यादा प्रयोग करें जहां हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, जहां हमें पता लग गया है कि 64% केस हमारे यहां से आते हैं, वहां पर अगर हम इन्हें ज्यादा यूज करें। देखिए इसीलिए कहीं ना कहीं प्रशासन ने फेरबदल भी किया है कि अब जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस हैं, जो जिनको हम डिस्चार्ज करके अपने घर भेज रहे हैं, उनमें अब हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, उनको भी अब हम 14 दिन नहीं रख रहे हैं, 10 दिन में उनको हम घर भेज रहे हैं और घर जाकर के उनको खुद को 7 दिन के लिए आइसोलेट करना है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज भी चेंज की जा रही है ताकि हम जो टेस्टिंग किट्स हमारे पास अवेलेबल है उन्हें कहीं और यूज कर सकें जहां उनकी ज्यादा जरूरत है। तो मेरे ख्याल से राशनिंग करना इस वक्त बहुत जरूरी होगा कि कौन सी किट को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। लेकिन हाँ, जरूरत है टेस्टिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाने की, और अंदर से हमारे भारत से भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज और बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स जो है उनको सामने आना चाहिए कि वो इस तरह की टेस्टिंग किट्स बनाएं जिससे कि हम जल्दी से जल्दी टेस्टिंग कर सकें और पता लगा पाए कि कहां कहां पर केसेस ज्यादा हैं। ठीक है पंकज वत्स जी, स्वाति जिन 2 नए टेस्ट की इन्वेंशन की बात कर रही है उनकी क्या व्यवस्था है प्रदेश में ही अगर बात की जाए तो? मेरी आवाज आ रही है? जी जी कहिए। हाँ, एक बार प्रश्न दोहराएंगे आप अपना? मैं ये कह रही हूँ कि स्वाति जिन 2 नए टेस्ट के इन्वेंशन की बात कर रही हैं उनकी क्या व्यवस्था है अगर प्रदेश की बात कर ली जाए तो? अभी वो टेस्ट हुए हैं और उनकी अप्रूवल मिलने के बाद जो है उनका कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद ही उनको इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन उनको परमिशन मिल गई है। डिफरेंट तरीके से जो टेस्ट किए जाते हैं तो सभी इस समय प्रयास कर रहे हैं सभी तरीके से, जिस तरीके से भी इस वायरस को टेस्ट किया जा सकता है उसके सभी जो संस्थान हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और कंपनीज इससे रिलेटेड हैं, बायोलॉजिकल कंपनीज हैं, वो सभी इस पर प्रयास जारी रख रही हैं और सभी के ट्रायल्स चल रहे हैं। और सरकार भी इस समय उनके ट्रायल्स के लिए तुरंत जो है वो अप्रूवल्स भी दे रही है और उसके बाद होने के बाद उनको कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन क्रिएट करने के लिए भी इजाजत दे रही है। और जैसे स्वाति जी ने कहा, बिल्कुल ये राशनिंग करने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि हमारे पास अभी भी जितने टेस्टिंग किट्स अवेलेबल होने चाहिए उतने नहीं हो पा रहे हैं। जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं वो काफी हद तक सैंपल्स लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी लेबोरेटरीज में टेस्टिंग फैसिलिटीज अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये कोशिश की जा रही है कि और इस तरह से इनकी टेस्टिंग फैसिलिटीज भी बढ़ाई जाए और ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जा सके जिनसे स्थानीय स्तर पर भी उनकी टेस्ट को क्रिएट किया जा सके, स्क्रीनिंग की जा सके। आप देखिएगा हरियाणा में ही अभी तक केवल 57,000 टेस्ट हुए हैं। आप पीरियड देख लीजिएगा तो ये कितने कम आप इसको मानेंगे भी कितने टेस्ट हो रहे हैं। पूरे 57,000 पूरे हरियाणा के टेस्टों की गिनती बता रहे हैं, जिसमें विदेश से आने वाले लोग भी है, माइग्रेंट लेबर्स भी है और सभी तरह के एयरपोर्ट से भी लोग आ रहे हैं, उन सबकी व्यवस्था भी की जानी है। तो ये संख्या काफी कम है, इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर टेस्ट किट अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो इसलिए उसकी राशनिंग की जा रही है। और क्या करेंगे, जैसे पैर पसारी जाती लंबी तोड़, तो इतना ही ये तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा। और अभी तक जो है हरियाणा में देखिए 10 लाख की पॉपुलेशन में केवल 25 लोग जो है संक्रमित है और उनमें से 13-14 लोग जो है 12-13 लोग ठीक भी हो चुके हैं 10 लाख की पॉपुलेशन में। तो इन टोटलिटी में अगर देखेंगे तो हरियाणा की स्थिति बेहतर है। लेकिन एक खतरे की बात मुझे नजर आ रही है कि अभी मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि बिहार में
जो नए 85 केसेस आए हैं वो सारे के सारे माइग्रेंट लेबर की, जो यहाँ से दिल्ली, हरियाणा और बाकी प्रदेशों से पहुंचकर वहां पहुंची है। उनमें से 83 लोग पॉजिटिव थे। यानी इसका मतलब उनके गृह जिले में जहां से वो आए हैं वहां पर उनको टेस्ट नहीं किया जा सका, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। और अब वो जो लोग जहां जहां रह रहे थे, अगर उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके नहीं देखा जाएगा तो वो फिर हॉटस्पॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए भी टेस्टिंग बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। ठीक है, पंकज वत्स जी, गृह मंत्री अनिल विज भी कह रहे हैं कि जो बाहर से मजदूर आना चाहते हैं हरियाणा में, जो हरियाणा में रहते हैं, 1,47,000 तकरीबन संख्या बताई थी, क्या इतनी व्यवस्था है कि अगर उन मजदूरों को यहाँ पर लाया जाए तो पहले उन्हें क्वारंटाइन करके रखा जाए? भी कर रहे हैं, डायलूट ये कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भी उनको क्वारंटाइन कीजिएगा, कुछ समय के लिए रखिएगा। अगर मान लो माइल्ड सिम्टम्स हैं या नहीं सिम्टम्स हैं तो उसके लिए अलग से गाइडलाइंस बना दी, होम क्वारंटाइन कीजिएगा। लेकिन ये ध्यान रहे, ये जो होम क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत सफल नहीं है, क्योंकि अभी अच्छे से बड़ी बड़ी मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली भी 2 कमरों के मकान में रहती है, जहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग और पति पत्नी रहते हैं 2 कमरों के मकान में। इस तरीके से उनको घर में आइसोलेट करना संभव सा है। आप देखिएगा ये जो माइग्रेंट लेबर है ये एक एक बिल्डिंग में रहती हैं, एक एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग रहते थे। कई बार तो ऐसी व्यवस्था होती थी कि डबल शिफ्ट में काम करते थे, यानी जो रात की शिफ्ट करने वाले और दिन की शिफ्ट करने वाले वो एक ही कमरे में रहते थे। वो जाते थे तो वो आते थे, वो सोते थे तो वो जागते थे। इस तरह की व्यवस्था थी। ऐसे में होम क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत खतरनाक है, विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, स्वाति जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं और जो रिकवर भी कर रहे हैं, क्या उन्हें दोबारा खतरा है कि उन्हें कोरोना की ये संक्रमण दोबारा से हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब एक डर के साए में जिएंगे जरूर। ये बात सही है कीर्ति। वैसे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं और वो कुछ समय के लिए इम्यून हो जाते हैं, यानी कि उन्हें दोबारा इन्फेक्शन नहीं होता। और इसीलिए इसी के बेसिस पे प्लाज्मा थेरेपी भी की जा रही है कि जो लोग ठीक हो जा रहे हैं उनके अंदर वो एंटीबॉडीज हैं जो कि उन्हें सुरक्षित रख सकती हैं। लेकिन अभी जितनी भी स्टडीज हुई हैं उनमें से किसी से भी ये नहीं पता चला है कि कितने समय के लिए सुरक्षित है। क्या वो 1 महीने के लिए सुरक्षित है, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, कितने समय के लिए सुरक्षित है, ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। ये भी पता नहीं चल पाया है। तो इसलिए लोगों को हमेशा एहतियात पे तो रहना ही होगा, हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर ठीक भी हो गए हैं तो भी जो प्रिकॉशंस हैं वो आपको वैसे ही फॉलो करने हैं। तो भी आपको भी मास्क लगाना है, आपको भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। तो इन बातों का आपको फिर भी ध्यान रखना होगा ठीक होने के बाद भी। देखिए, जैसे पहले दूसरे देशों में बात हो रही थी कि जो लोग ठीक हो गए उन्हें एक इम्यूनिटी पास दे देंगे, यानी कि उनके टेस्ट करेंगे, देखेंगे उनके अंदर एंटीबॉडीज हैं, तो उसके बाद उनको एक इम्यूनिटी पास दे देंगे कि अब ये लोग संक्रमित हो चुके हैं, ठीक हो गए, ये अब कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वापस कामों पे जा सकते हैं। लेकिन वहीं WHO ने जब ये देखा कि जर्मनी और यूके ये सारी बातें सोच रहे हैं तो उन्होंने वहीं पर सचेत किया। उन्होंने साफ तौर से ये बात बोली कि अभी आप बिल्कुल भी इम्यूनिटी सर्टिफिकेट इन लोगों को मत दीजिए, क्योंकि अभी हमें ये नहीं मालूम कि ये इम्यूनिटी कितने समय के लिए इनको सुरक्षित रखेगी, इनको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बातें अभी स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में WHO ने साफ तौर से ये बात बोली है कि कोई भी ऐसा इम्यूनिटी सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे। लेकिन हाँ, जो लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है वो कुछ समय के लिए जरूर इम्यून होंगे ताकि उन्हें दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो। लेकिन ये अवधि कितनी है ये बता पाना बहुत मुश्किल है अभी कीर्ति। ठीक है स्वाति, मेरा सवाल आपसे एक और ये भी, क्योंकि कोरोना संक्रमण जब धीरे धीरे देशों में फैल रहा था तो एक गाइडलाइन जरूर दी गई थी कि बच्चों को और बुजुर्गों को इस पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं वीक होता है। लेकिन क्या महिलाओं के लिए भी सेम ऐसी कंडीशन है?
देखिए नहीं, बल्कि महिलाओं में तो कम इन्फेक्शन देखा गया। अगर हम भारत के आंकड़े देखें और विश्व के आंकड़े भी देखें तो भारत में 70% से ज्यादा पुरुषों में कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है और महिलाएं अभी तक एक ऐसा वर्ग है जो काफी हद तक बची रही हैं। जरूर अगर कोई भी महिला पहले से पीड़ित है, उसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, या जो भी इस तरह की कोई लंबी बीमारी चल रही है, या जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं जो इस वक्त गर्भवती हैं, उन सब लोगों के लिए जरूर खासा रिस्क है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। और महिलाओं में भी जो 65 उम्र से ज्यादा का वर्ग है वो भी उतने ही रिस्क पर है जैसे कि बाकी लोग हैं। लेकिन अगर हम बाकी महिलाओं को देखें तो अभी तक के आंकड़े यही कहते हैं कि उनमें संक्रमण कम हुआ है पुरुषों के मुकाबले। और जहां तक बात बच्चों की है, बच्चे भी एक ऐसा वर्ग है जो अभी तक खास तौर से बचे रहे हैं इस इन्फेक्शन से। अगर विश्व के आंकड़े देखें तो इस वक्त केवल 1.7% बच्चे पूरे विश्व में संक्रमित हुए हैं और उसमें से भी 23% ऐसे बच्चे हैं जो पहले से बीमार थे, जिन्हें जैसे मैंने अभी बोला पहले से कोई बीमारी से ग्रसित थे, तो वो ज्यादातर हैं। तो बच्चों में भी खास तौर से ऐसा देखा गया है कि उनमें इन्फेक्शन कम होता है और महिलाएं भी एक ऐसा वर्ग है जिनमें इन्फेक्शन अभी तक कम देखा गया है। ठीक है स्वाति, ये स्थिति भी काफी ज्यादा भयावह है क्योंकि बीच में खबर ये भी आई थी कि कोरोना की जो महामारी है वो कोल्ड, कफ एंड फीवर के थ्रू पता चलती है, लेकिन अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ऐसे इसके कुछ लक्षण हैं कि वो दिखाई भी नहीं देते हैं लेकिन वो मरीज कोरोना से संक्रमित होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अब एसिम्प्टोमेटिक केसेस यानी जिन्हें बिल्कुल भी लक्षण नहीं होते वो काफी सारे हैं और बल्कि भारत में तो 70 से 80% माना जा रहा है कि जो हमारे यहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। ऐसे में इसीलिए और भी ज्यादा लोगों के लिए जरूरी हो जाता है सारे एहतियात बरतना, क्योंकि मान लीजिए मैं बाजार जा रही हूँ या मैं किसी एसेंशियल सर्विसेज में हूँ, मुझे अपने काम पर वापस जाना है, या मैं रिलैक्सेशन जोन में और मेरा ऑफिस खुल गया है, मैं वापस काम पे जा रही हूँ। ऐसे में मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम कि मैं जहां बस में चढ़ी, ट्रेन में चढ़ी या मेट्रो में बैठी, जहां भी, वहां मेरे साथ में जो ट्रैवल कर रहा है उसे कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं है, या जो मेरे साथ काम करने वाले सहभागी हैं उनमें से किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं, तो ये जान पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जिस तरह से बार बार ये बात बोली जा रही है, हर व्यक्ति को यही मान के चलना है कि उसे कोरोना वायरस का संक्रमण है और अगर मुझे कोरोना वायरस का संक्रमण है तो मैं कैसे दूसरे लोगों को बचाऊं, मैं क्या वो प्रयत्न करूं जिससे दूसरों को नहीं हो, उनके ऊपर हमें ध्यान देना है। हमें इस बात को मान के चलना है कि हमें मास्क लगाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें सैनिटेशन का ध्यान रखना है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। तो ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना है और खास तौर से अगर कोई भी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण होते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार या जो और भी लक्षण अब बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को कोशिश करनी है कि वो घर के अंदर ही रहे, दूसरों को संक्रमित ना करे, बाहर ना निकले, ऐसे में काम पर ना जाए और अगर उनके लक्षण जरा से भी बढ़ते हैं तो तुरंत डॉक्टर से जो है संपर्क करें और उन्हें बताएं कि आपके लक्षण ये हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिल पाए और बाय चांस अगर ये कोरोना का संक्रमण है तो भी वो जल्दी से पता चले और आपको जल्दी ट्रीटमेंट मिले। तो अब क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं और हमें पता है, इसलिए अब हमें ये सारे एहतियात रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है स्वाति, एक और स्थिति ये भी है कि जिस तरह से मौसम बदलता है, अगर किसी व्यक्ति को नॉर्मल खांसी भी होती है तो उसे समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और शक किया जाता है कि इसे कोरोना की बीमारी है, तभी ये इस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ लोगों को अपना नजरिया बदलना भी जरूरी है। कोरोना कोई सामाजिक कलंक नहीं है। हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर किसी को कोरोना वायरस है तो हम उसका बहिष्कार कर दें या हम उसके साथ इस तरह से बिहेव करें, ये निंदाजनक है। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये एक इन्फेक्शन है जो जब किसी को भी लग सकता है। कोई भी नहीं कह सकता कि आज मेरे को कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं हो सकता या आने वाले समय में मुझे नहीं होगा, तो ये किसी को भी हो सकता है। और ऐसे में हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हमें ये बात समझनी चाहिए कि जिसको भी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है वो खुद कितने ज्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं, मानसिक तौर से भी, शारीरिक तौर से भी। ऐसे में उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, ना कि हम उनके साथ इस तरह का व्यवहार करें। और देखिए, अगर अब आप ट्रैवल कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, कहीं पे भी आप ऐसा देखते हैं तो आप अच्छे से प्यार से उन्हें समझाइए कि जिसको भी लक्षण है वो घर पर रहे, डॉक्टर को दिखाएं और इस तरह से घूमे नहीं। तो अगर हम अच्छे से बात करें, दूसरे को समझाएं,
तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा होगा, इसकी बजाय कि हम घृणा दिखाएं या हम उनको इस तरह से उनके साथ बर्ताव करें कि उन्हें लगे कि पता नहीं मुझे मेरे साथ क्या हो गया। और ऐसा जब हम करते हैं तो लोग और भी ज्यादा अपने लक्षणों को छुपाते हैं, लोग और भी ज्यादा डॉक्टर को जाके नहीं बताते हैं कि वो ग्रसित हैं, और ऐसे में उनको ट्रीटमेंट लेट मिलता है, वो बहुत लेट जाके हॉस्पिटल पहुंचते हैं जब उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और शायद अगर हम ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे तो लोग अपने आप आगे आएंगे, अपने आप डॉक्टर के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि उन्हें लक्षण है, और इससे हम पूरे समाज को फायदा होगा, सभी को फायदा होगा उस व्यक्ति के अलावा, क्योंकि वो संक्रमण फिर और लोगों तक नहीं फैलाएगा, समय से ट्रीटमेंट मिलेगा। तो मुझे लगता है हम सबको अपना नजरिया बदलने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। जागरूकता की कहीं स्वाति महेश्वरी मिडिल क्लास के लोगों को जरूरत है, और उसके अलावा जो मोहल्ले और बस्तियों में रहते हैं लोग, उनको भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सूचनाएं जिस पर चर्चा हम आज बैठ करके कर रहे हैं वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसका भी कहीं ना कहीं एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पूरे भारत को। देखिए मुझे ऐसा हाँ देखिए सही बात है, लेकिन अब कोरोना ऐसा शब्द है कीर्ति जो शायद ही कोई ऐसा होगा, आज बच्चे बच्चे की जबान पर ये नाम है और हर कोई इसके बारे में जानता है। बस अब कमी कहीं रह गई है मुझे लगता है, तो वो पालन किए। देखिए मीडिया ने, आपने, किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी है लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कि क्या कोरोना होता है, क्या लक्षण है, क्या करना है, सब कुछ बार 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 बताने का प्रयास किया है, लोगों तक हर इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, एंटरटेनमेंट के रूप से भी पहुंचाई है, सीरियस डॉक्टरों के द्वारा भी पहुंचाई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई तरीका छोड़ा गया है, लेकिन अब जो है वो केवल पालन वाली बात है कि लोग उसका पालन कितना करते हैं। अब लोगों को ये समझना जरूरी है कि केवल जानकारी ही सब कुछ नहीं है, हमें उसे अपने व्यवहार में लाना भी बहुत जरूरी है। अब जब तक कि हम वो सब चीजें करेंगे नहीं तब तक उन चीजों का कोई फायदा नहीं होगा। तो अब वो स्टेप पे पहुंच गए हम कि जागरूकता बहुत हो गई है, काफी लोगों तक सब इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है। अब हम उस स्टेप पर हैं कि अब जब हमें वो छूटें भी मिल गई हैं और हम बाहर निकल रहे हैं, तो क्या हम उन बातों को याद रख रहे हैं, क्या हम उन बातों का पालन कर रहे हैं? क्योंकि जब तक लॉकडाउन में थे, घर के अंदर थे, केवल सब्जी वगैरह लेने के लिए निकले और वापस आ गए, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इतने सारे रिलैक्सेशन मिल रहे हैं, ट्रेनें तक चालू हो गई हैं। तो क्या अब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो हमने सीखा है, क्या अब हम उसे कर भी रहे हैं या नहीं? तो वॉक द टॉक जो है वो अब बहुत जरूरी होगी। तो वो अब लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि बस वो सब चीजों का पालन करना है, अपना जीवन भी पूरा चलाइए, अपनी जीविका के लिए भी बाहर निकलिए, सब कुछ करिए, लेकिन सारे टाइम सचेत रहिए और इन बातों का ध्यान रखिए। ठीक है पंकज वत्स जी, लगातार एक ही बात कही जा रही है कि टेस्ट टेस्ट टेस्ट, लेकिन क्या ये हर वर्ग के लिए संभव है? क्योंकि एक फीस रखी गई है जिसको कई लोग तो वहन भी नहीं कर पा रहे हैं। हो रहे हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, सरकार उनकी पेमेंट कर रही है, सरकार उनका खर्चा उठा रही है। केवल प्राइवेट लैब्स में अगर प्राइवेट डॉक्टर्स लिखते हैं उसके बाद ही प्राइवेट लैब्स में 4,500 रुपए की फीस तय की गई है। लेकिन अगर आप सरकार के हॉस्पिटल या सरकार के डेजिग्नेटेड जगह या लेबोरेटरी से जब टेस्ट कराएंगे तो ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। लेकिन वहां पर ये खबरें भी आ रही हैं पंकज वत्स जी हमारे पास कि वहां पर तो मरीजों को खदेड़ दिया जाता है, कभी टाइम का हवाला दे करके, कभी कुछ कह दिया जाता है कि आप यहाँ से नहीं आते हैं, आप उस अस्पताल में जाइए। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था कुछ अच्छी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल अफवाहें हैं कि उनको खदेड़ दिया जाता है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। जहाँ जहाँ उनको डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर जाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ ये बताया जाता है इन स्थानों पर है। अगर मान लो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे टेस्ट लेने की फैसिलिटी नहीं है तो इसलिए उनको रेफर किया जाता है जहाँ पे टेस्ट लिए जाते हैं, क्योंकि सभी जगह टेस्ट नहीं लिए जा पा रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे शायद टेस्ट लेने की फैसिलिटीज नहीं है, तो यहाँ पे जैसे गुड़गांव में सिविल हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, या जो प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम आप लोगों द्वारा भी बताए जाते हैं उन स्थानों पर जाना होगा। ठीक है, ठीक है। स्वाति महेश्वरी जी, आप कितना सहमत है इनसे? देखिए सही बात है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। गवर्नमेंट इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति आता है या कोई भी अपने आप से सामने आता है कि उन्हें ये लक्षण है और वो कोरोना वायरस का टेस्ट कराना चाहते हैं, तो ऐसे में पूरा सपोर्ट है उनको। जरूर ये हो सकता है कि काफी ज्यादा केसेस सामने आए और कहीं कहीं पर लैब्स भी जो हमारी हैं वो लिमिटेड हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि एक आध दिन का वेट करना पड़ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को भी मना किया जा रहा है या जो है उनको
नहीं मिल रही है सर्विसेज, ऐसा नहीं है। हो सकता है जरूर एक आध दिन का गैप आ रहा हो, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे केसेस हैं सामने और हमारी लैब कैपेसिटी लिमिटेड है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि किसी को भी बिल्कुल कंप्लीटली मना किया जा रहा है या किसी को भी छोड़ा जा रहा है। जहां भी ऐसा लग रहा है, अगर डॉक्टर को ये लगता है कि इनका टेस्ट होना चाहिए, ये संदिग्ध केस है, तो जरूर उनका टेस्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं, क्योंकि कई बार लोग उनको लगता है कि हमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन तो नहीं हो गया लक्षणों के साथ, लेकिन डॉक्टर ये बात का उनका मुआयना करके, उनको जांच करके ये बात पे निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि किस व्यक्ति को कोरोना वायरस का टेस्ट कराने की जरूरत है, किसको नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी ये जो निर्णय है ये डॉक्टर के ऊपर ही छोड़ना चाहिए, और वो आगे के लिए भी हिदायत देते हैं कि कैसे आपको अपने लक्षणों पर ध्यान रखना है, और वो सारी बातें बताते हैं ताकि आप दोबारा भी उनके पास जा सकते हैं। तो अगर एक बार किसी को मना कर दिया, इसका मतलब भी ये भी नहीं है कि आपको अगर लक्षण बढ़ रहे हैं या कोई दिक्कत परेशानी है तो आप दोबारा नहीं जा सकते। आप दोबारा भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं और उनसे सलाह कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अपने डॉक्टरों के ऊपर ही ये निर्णय छोड़ें और उन पर भरोसा रखें कि वो जो भी निर्णय आपके लिए ले रहे हैं वो सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति महेश्वरी जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपना समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, पंकज वत्स जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से डॉक्टर्स लगातार जंग के मैदान में उतरे हुए हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं लगातार, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि वो घर भी नहीं जा पा रहे हैं, क्या उनके लिए रुकने के लिए पूरी व्यवस्था है? अभी सरकार ने तो ये पीछे आदेश दिए थे कि जो सरकारी होटल्स हैं या रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउसेज हैं, वहाँ पर चिकित्सकों को और पैरामेडिकल स्टाफ को रहने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। अभी कितना प्रैक्टिकल हो पाएगी ये कहना मुश्किल है। हाँ। लेकिन ये जरूर है कि भी उनको इस तरह के अपने प्रयास करने चाहिए, या तो वो ऐसी जगह पे रहें, हाँ, या फिर अपने घर में भी रहें, तो अपने घर में भी डिस्टेंस मेंटेन करके वो रह रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि उनके घर में जाने से उनके परिवार के लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, अगर वो संक्रमित होते हैं तो ऐसे केसेस में उनको कुछ घर में भी अपने आप को थोड़ा सा प्रतिबंधित रखना ही पड़ता है। काफी कष्ट का समय है, इस दौर से सभी स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सक गुजर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि वो आवश्यक सावधानियां बरत रहे होंगे। ठीक है, चलिए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इस बात पर, और जितने भी विषय हैं उस पर बारीकी से चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ कमियां रह रही हैं और कहां पर सरकार को काम करने की जरूरत है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार, इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के विषय पर सबसे बड़ी चर्चा हो रही है और उस पर एक एक विषय पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज वत्स, जिस तरह से ये मैंडेटरी बना दिया गया है कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना है ताकि पता चले कि आपके आसपास कितने इन्फेक्टेड पीपल हैं, तो लेकिन इसका जो दूसरी पार्टियां हैं वो इसका उल्लंघन कर रही हैं, वो कह रही हैं कि निजता का हनन हो रहा है। इससे कितना सहमत है आप? देखिए, इस समय आपको अपनी जान बचानी है और सरकार के साथ सहयोग करना है। आप देखिएगा करीबन 203 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जिनकी जानकारी सरकार को इन ऐप के माध्यम से मालूम हुई। इन ऐप को अगर ऐप में लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन दी तो 250-300 के करीब ऐसे हॉटस्पॉट्स का सरकार को पता लगा। इसमें निजता की जो बात कही जा रही है वो व्यर्थ है। इस समय आपको अपने और अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने सबके जीवन की रक्षा करनी है, कोरोना वायरस से बचना है। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप सरकार द्वारा लिया गया है और बहुत सक्सेसफुल है। इसलिए अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको रियल टाइम थ्रेट जो अगर आपको होता है तो तुरंत आपको इसकी जानकारी मिलती है, और अगर आप अपने साइंस एंड सिम्टम्स बताते हैं, सरकार तक ये बात पहुंचती है, तो सरकार भी सीधे आप तक पहुंचती है, आपकी सहायता हो जाती है। अभी आप जैसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कुछ लोग टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं, उनको खदेड़ा जा रहा है। हाँ। बल्कि अगर उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप अगर डाउनलोड कर रखा है, अगर उसमें वो अपनी जानकारी दे देते हैं तो सरकार स्वयं उन तक पहुंचेगी और उनके संबंधित जहां पर वो रह रहे हैं वहां तक अपने आप उनके टेस्ट करने के लिए उनके सरकार के नुमाइंदे वहां पे पहुंचेंगे। इसलिए ये जो ऐप है ये बहुत ही आवश्यक है।
हर व्यक्ति को ईमानदारी के साथ अपने और अपने परिवार के सभी फोन्स में इसको डाउनलोड करके एक्टिव कर लेना चाहिए। ब्लूटूथ को एक्टिव रखें जब आप घर से बाहर जाते हैं तो। और आने वाले समय में तो ये एक मैंडेटरी चीज हो जाएगी। अगर आपको कहीं पे भी जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, बस स्टैंड जाना है, मार्केट में जाना है, ऑफिस में जाना है, तो आपसे वहां पर पूछा जा सकता है कि ऐप है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको वापस भी किया जा सकता है। तो इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से पहले भी मैं बहुत बार अनुरोध कर चुका हूँ और अब पुनः अनुरोध कर रहा हूँ कि सब आप अपना और अपने परिवार के सभी सदस्य, जान पहचान वाले सभी लोगों के में ये फोन में ये ऐप डाउनलोड कराएं और उसमें अपने ब्लूटूथ को ऑन रखने के लिए और लोकेशन अवेलेबल कराने के लिए अवश्य लिखें। ठीक है, डॉक्टर अजय गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, NATB अध्यक्ष INA हरियाणा के भी हैं वो। डॉक्टर अजय गुप्ता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। अजय गुप्ता जी, जिस तरह से बिहार से खबर आई, पिछले 24 घंटे में एक साथ 85 नए केस सामने आई, ये कोरोना का विस्फोट ही है। क्या ऐसी स्थिति अन्य राज्यों में भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि अभी जैसे कि काफी जो हमारे WHO के विशेषज्ञ हैं या हमारे जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर बुलेरिया और काफी जो बुद्धिजीवी हैं, उनका मानना है कि अभी जो हिंदुस्तान में कोरोना का जो पीक है वो आना है। कुछ कह रहे हैं कि जून एंड तक आ सकता है या जुलाई में भी आ सकता है। तो अगर अब नए केस आते हैं हमारे सामने, तो सरकार ने तो पहले से कहा है, दिल्ली सरकार का कल बयान आया था केजरीवाल साहब का कि अब हमको कोरोना के साथ जीना सीखना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब नए केसेस आते हैं तो उनको हम अनदेखा करें कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज ये है कि अब ये केस आते हैं अगर, तो अब हम एकदम से अचानक से कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अब हमको पूरे, देखिए, अब हर स्टेट का जो है हमको मूल्यांकन है वो बहुत बारीकी से करना है। हरियाणा अपना काम कर रहा है। अभी भी देखिए, अब मुंबई है, मुंबई एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। मुंबई के सिविक जो चीफ थे उनका तबादला कर दिया गया है। सरकार अपनी जितने भी राज्य सरकार हैं वो अलग अलग तरीके से काम करके, अलग अलग तरीके से स्टेप के न तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश जरूर हो रही है। और साथ साथ जो भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, साथ में लॉकडाउन पे रिलैक्सेशन भी दे रही है। अब इसमें देखिए, ये जो चीज है हमारा, ये जिसको हम कहते हैं डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार भी हो सकता है। जब हम लॉकडाउन में छूट देंगे तो केसेस बढ़ेंगे हमारे पास। जब केसेस बढ़ेंगे तो एक पीक डेफिनेटली आएगा ही आएगा, जो कि अब तक आया नहीं है। अब हम चाहते हैं कि ये पीक जल्द से जल्द आ जाए ताकि उसके बाद जो हिंदुस्तान का कोविड-19 का जो कर्व है वो फ्लैट होना शुरू हो जाए। जब तक हम कहते रहेंगे कि पीक आना है, अभी पीक कब तक आएगा? हो सकता है अगले महीने आ जाए या उसके अगले महीने आ जाए। तब तक हमको इंतजार ही करना पड़ेगा उस पीक के आने का। अब तो सरकार ने ये भी कह दिया कि 15 स्पेशल ट्रेन जो उनकी रिजर्वेशन शुरू हो गई, जो कल से स्टार्ट होगी, काफी शहरों तक जाएंगी ये। तो ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। और आज एक और जो कैबिनेट सेक्रेटरी का एक ऑर्डर आया है मिस्टर अजय भल्ला का कि इंटर स्टेट में जो भी डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, एम्बुलेंस है, एसेंशियल सर्विसेज है, उनको रोका ना जाए। जैसे हम पिछले दिनों हमको पता चला था कि भी दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर है या फरीदाबाद दिल्ली का बॉर्डर है, ये सील था। अब देखते हैं इसके बाद क्या हमको डॉक्टर्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को राहत मिलती है, क्या ट्रैवलिंग शुरू हो सकती है। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन में रिलैक्सेशन है और एक तरफ हमको केसेस बढ़ेंगे, तो ये स्वाभाविक है, हमको मान के चलना होगा। जब भी हम लॉकडाउन को ईज करेंगे तो हमको कोविड के केसेस बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ने का भी एक चरम सीमा होती है जिसको हम कहते हैं पीक। उस पीक पर आकर वो कर्व फ्लैट होगा। तो ये हमको देखना है कि वो पीक हमारी ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे अभी हम 70,000 के आसपास के आंकड़े पे हैं, हो सकता है आने वाले समय में हम लाख सवा लाख पे, जितनी जल्दी ये पीक हमारे पास आ जाए वो ज्यादा अच्छा है, ताकि उसके बाद हमको ये कर्व फ्लैट भी करना है। तो सरकार को अपनी तैयारियां जो है, जो हमको डूज एंड डोंट्स है, सरकार ने कहा है कि अब हर आदमी को अपना प्रोटेक्शन लेना है।
हमने लॉकडाउन को रिलैक्सेशन भी देना जरूरी है, इकोनॉमी के लिए चाहिए, चाहे वो छोटे व्यापारी हैं या फिर हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको अपनी जगह पहुंचाना, देखो ये भी बहुत जरूरी है। हर काम सरकार कर रही है, अब हमको ही अपने आप को प्रोटेक्शन लेके बचाना है और ये देखना है कि ये जो कर्व जो पीक है हमारे कब तक आती है और उसके बाद जो हमारा कर्व है वो धीरे धीरे फ्लैट हो जाए। जहां तक टेस्टिंग का है, टेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सरकार को कम से कम 1,00,000 सवा लाख जो टेस्ट है प्रतिदिन करने पड़ेंगे। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि 30 या 31 मई तक हम कोशिश करेंगे कि पूरे देश में प्रतिदिन 1,00,000 टेस्ट तो कम से कम हो, जो कि 70,000 के आसपास हो रहे हैं। तो जितने जल्दी और जितने ज्यादा हम स्क्रीन करवाएंगे उससे भी हमको केसेस डिटेक्शन पता चलेगा, अब क्योंकि पता चलेगा कि हम अब कर सकती है और कितने केस तक जा सकती है। तो आने वाला महीना 1.5 महीना हमारे लिए बहुत क्रूशल है। जुलाई इसलिए भी क्रूशल है क्योंकि थोड़ा मानसून का सीजन आ जाता है। ऐसा ना हो कि जब हमारा पीक आए तो केसेस एकदम एक्सपोनेंशियली राइज करते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में चले जाए। थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन में हमने हर स्टेट में थोड़ा लॉकडाउन भी यूज किया है। अब ये दिखता है कि हम कहाँ तक पहुंचते हैं, हमारे साथ कहाँ तक पहुंचते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सडन एक्सपोनेंशियल राइज हो जाएगा और हमको तो बात से वही 24 मार्च का लॉकडाउन है वो करना अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी होगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे रेट। लास्ट संडे अगर हम देखेंगे जो हमारा रिकवरी रेट था वो था 26.5 पिछले संडे का। इस संडे का जो कल का जो रिकवरी रेट है वो है 31.1। तो ये 5% जो हमारा रिकवरी रेट है वो डेफिनेटली एक हफ्ते के अंदर बढ़ा है हिंदुस्तान का। केसेस डेफिनेटली पिछले 24 घंटे में जैसे हमने बताया कि 4,200 के आसपास केस आए हैं, ये मैक्सिमम आए हैं अब तक के। एक तरफ से हम केस देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ रेट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि जो रिकवरी रेट है वो भी हमारा अच्छा हुआ है। तो आने वाले मुझे ऐसा लगता है कि हमको तकरीबन जून के मिड तक यानी कि आने वाले 1 महीने तक हमको आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो कर्व है ये पीक कब तक आएगी और कब तक हमारा जो कर्व है वो फ्लैट होना शुरू हो। डॉक्टर अजय गुप्ता जी, जिस पीक की हम बात कर रहे हैं और एम्स के डॉक्टर गुलेरिया जी ने भी कहा कि जून में वो पीक आ सकता है, लेकिन जिस मॉडलिंग डेटा के आधार पर ये पीक निर्धारित किया है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये मॉडलिंग डेटा आज से 1 महीना पहले निर्धारित किया गया था और उसमें वो लोग शामिल नहीं थे जो ट्रेन से आ रहे हैं या फिर एरोप्लेन से आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में इस डेटा से लोगों को पैनिक होने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, सिचुएशन हमारे हिंदुस्तान की डायनामिक है। अब रोज जो केस बढ़ते हैं उनका आंकड़ा हम अनुमान नहीं लगा सकते कि रोज के जो हमारे केसेस हैं वो 3,000 बढ़ेंगे, 4,000 बढ़ेंगे या 2,500 बढ़ेंगे। आपका कहना अपना बिल्कुल ठीक है कि ये जो केसेस डायनेमिक है, जो डेटा डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब चेंज हो रहा है, 24 आवर्स पे चेंज हो रहा है, हर स्टेट के अंदर चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि और हर स्टेट का काउंट है वो हिंदुस्तान का काउंट बनाता है। तो ये अभी जो प्रिडिक्शन है ये प्रिडिक्शन है जून की। देखिए, हम उससे पहले तो कर नहीं सकते। अब किसी ने कहा है कि अगर जून तक पीक आएगा तो हमको डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा, लेकिन जून आने तक अगर हमको 15 दिन में 20 दिन में रैपिड एक्सपोनेंशियल राइज दिख रहा है तो हो सकता है कि ये जो कर्व है हो सकता है जून तक ही आ जाए। और अगर हमको यही दिख रहा है कि ये केस 2,000 3,000 तक ही जा रहे हैं तो हो, और जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग का जो रेट है हमारा, देखिए हमको टेस्टिंग का रेट भी डिपेंड करेगा कि हम कितने केसेस पॉजिटिव निकाल पा रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। आपको 1,00,000 टेस्ट अगर रोज के करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। ये भी श्योर है कि आप हिंदुस्तान में हर आदमी नहीं कर सकते। तो अभी तो हमको यही सोचना है कि जून के बारे में सोचना है, 1 महीने के बारे में सोचना है, लेकिन लॉकडाउन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हर आवाजाही बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो जाए। ठीक है। तो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज की बैठक भी होगी कि लॉकडाउन के अलग अलग चरण होंगे उनको ईज डाउन करने के। तो
बाकी मुझे लगता है कि महीना, आगे का महीना और 1.5 महीना बहुत क्रूशियल है, यही बता पाएगा कि हमारा जो कोविड-19 का पीक है वो कब तक आएगा। ठीक है पंकज वत्स जी, सरकारें अपने अपने लेवल पर काम कर रही हैं क्योंकि उन्हें अर्थव्यवस्था भी देखनी है और जनता को भी देखना है कि ताकि वो भी बचे रहें, सुरक्षित रहें। और जिस तरह से प्रवासी मजदूर हैं जो रह रहे हैं, जो अपने घर नहीं जा रहे हैं, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि वो यहीं रहना चाहते हैं, लेकिन उन तक खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। डेटा जरूर लेकर के जा रहे हैं सरकारी कर्मचारी आकर के, लेकिन उन तक खाना नहीं पहुंच रहा। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतनी ज्यादा संख्या में, जबकि अभी 3rd स्टेज ऑफ लॉकडाउन है और केवल 17 तारीख तक है, आज से 5-6 दिन ही बचे हुए हैं, उसके बावजूद भी प्रवासी मजदूर जो है वो अपना एरिया छोड़कर जा रहे हैं। उसका सीधा कारण, एक तो कारण ये है कि उनको अपने गृह जिलों में जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर उनको खाने पीने की व्यवस्था उनकी प्रॉपर नहीं हो रही है, उनकी आय का भी साधन बंद हो गए हैं, किराया भी उनको देना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर इनकम नहीं है, किराया देना पड़ रहा है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है और एक ही जगह पे बहुत क्राउडेड तरीके से रहना है, यानी जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है उसका भी वो निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से काफी संख्या में माइग्रेटरी पॉपुलेशन अपने अपने गृह राज्य को जाने को तैयार है और जा भी रही है। अब केंद्र सरकार ने भी आदेश दिए हैं कि भी अब जो अपने लेवल पर जाना शुरू कर दिए हैं उनको बीच में इंटरवीन करके शेल्टर होम्स में शिफ्ट करें और उसके बाद उनको ट्रेन या बसेस द्वारा उनके गृह जिले में भेजने की व्यवस्था की जाए। अब जबकि लॉकडाउन में काफी सारे रिलैक्सेशन दे दी है, फैक्ट्रीज खुल रही हैं, इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, उसके बावजूद भी ये जो जाना चाह रहे हैं, वापस जाना चाह रहे हैं, तो आपकी बात इसी से प्रूव हो जाती है कि उनकी होम डिस्ट्रिक्ट में खाने पीने की व्यवस्था, राशन वगैरह उपलब्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल आप दोनों से, एक लास्ट रिएक्शन मैं आप दोनों से लेना चाहती हूँ। सबसे पहले पंकज वत्स जी आपसे लेना चाहती हूँ कि आने वाली 17 मई के बाद सरकार का क्या निर्णय हो सकता है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और क्या होना चाहिए, किस प्रकार की स्थिति बनेगी? लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन उसके अंदर काफी तरह की रिलैक्सेशन दी। तो उसके लिए सरकार और संसाधन तैयार नहीं है। साधन तैयार नहीं है। लॉकडाउन खुलने के बाद इनको रेलवे, बसेस, एयर फ्लाइट सब कुछ खोलना पड़ेगा और उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार की नहीं है कि उनको तुरंत खोल दे। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन का फेज 4 भी आएगा, लेकिन उसमें काफी सारी रिलैक्सेशन साथ में आएंगी। ठीक है, अजय गुप्ता जी आपका क्या रिएक्शन है? आपको क्या लगता है 17 तारीख के बाद की स्थिति कैसे रहने वाली है और क्या करना चाहिए सरकारों को? जी देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि लॉकडाउन पूरी तरह तो हटाना बहुत मुश्किल है अभी। हाँ। कम से कम इस महीने में 31-31 मई तक तो हटाना बहुत इम्पॉसिबल रहेगा हर राज्य के अंदर। मैं ये नहीं कह सकता केरल के बारे में, कह सकता गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जहां केसेस डिटेक्ट नहीं है वहां हो सकता है, लेकिन अब हरियाणा की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इतने सारे जो स्टेट्स हैं जिसमें डबल या ट्रिपल नंबर्स में रोज 24 आवर्स में कोविड केसेस आते हैं, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप देखिए, आप हरियाणा में कोई ग्रीन जोन बचा नहीं है शहर में, क्या कुछ ना कुछ थोड़े बहुत केसेस हर उसमें आ गए हैं। तो लॉकडाउन को ईज करते हुए धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन को ईज किया जाएगा और रिलैक्सेशंस मिलेगी लॉकडाउन के अंदर। लॉकडाउन जरूर रहेगा, लेकिन जैसे अभी स्थिति है हमारी, लेकिन क्या उस लॉकडाउन का असर कुछ होगा जिसमें रिलैक्सेशन मिल रही है? क्योंकि लोग तो सामान्य तौर पर घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है, अगर मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं, अगर सरकार ने पूरा लॉकडाउन खत्म कर दिया तो आप मान के चलिए कि जो हमारे सिनेमा घर हैं या फिर हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं, सैलून हैं, बार्स हैं, डिस्को है, जितनी भी सारी चीजें हैं जो सोशल इंटरेक्शन की होती है वो सब खुल जाएंगी। तो आप समझे कि ये कोविड का एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो कम से कम वो चीज अभी नहीं खुली है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार 17 तारीख के बाद भी इन चीजों को नहीं खोलेगी 30-31 मई तक।
तो कुछ ना सिर्फ कुछ अच्छा है, लेकिन अगर ये चीज बैकफायर करती हुई नजर आती है और केसेस काफी बढ़ते हैं, चाहे वो हरियाणा है चाहे कोई भी है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को कठोर कदम उठाने का भी हक बनता है और लेना भी चाहिए डेफिनेटली। तो ये रिलैक्सेशन वापस भी लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है जो बड़े क्षेत्र है जहां पर मैक्सिमम पीपल एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं और आपके ये मूवी थिएटर्स वगैरह हैं, ये चीज अभी फिलहाल बंद ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। इस वक्त इन्होंने कर दिया है कि किराने की दुकान तो देखिए ऐसा है 7 दिन खुली रहेगी, इलेक्ट्रिकल शॉप है, प्लम्बिंग शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, टॉय शॉप्स है, इनके डेज, गारमेंट शॉप है, इनके जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने डेज फिक्स कर दिए हैं। कोई मंडे थर्सडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करती है। इस चीज को ईज आउट करके चलने दिया जाना चाहिए। बड़े जितने भी हमारे जो शोरूम्स वगैरह हैं या इंडस्ट्रीज हैं, उनको सोच समझ के खोल लेंगे, या फिर हो सकता है कि उनके अंदर भी, जैसे मॉल है, एक मॉल में अगर 100 दुकानें हैं तो ये हो सकता है कि 20 एक दिन खुले, 20 एक दिन खुले या 10 एक दिन खुले, क्योंकि बिजनेस चाहिए। इसके हिसाब से हो सकता है ईज आउट करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज वत्स जी, कितना सहमत है आप अजय गुप्ता जी से? नहीं, मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि लॉकडाउन तो बढ़ाया जाना चाहिए। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लॉकडाउन बढ़े और जहाँ पर ज्यादा केसेस आ रहे हैं कुछ प्रांतों में, वहाँ पे उसको बहुत स्ट्रिक्टनेस भी रखी जाए। अगर नहीं रखेंगे तो ये जो आंकड़ा है जो भी हम देख रहे हैं, अभी 67 तक पहुंचा है 10 मई तक, तो ये जो आंकड़ा है 20 मई तक करीबन 1.5 लाख हो जाएगा और महीने के अंत तक 3 लाख के आसपास हो जाएगा। अगर स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी, तो बड़ा गंभीर मामला ये बन सकता है। इसलिए लॉकडाउन बेशक बढ़े, जहां पर ज्यादा संक्रमित एरियाज हैं उन प्रदेशों पर और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की जाए, और जहां पर ग्रीन एरियाज हैं या ऐसे प्रदेश हैं वहां पर आप बेशक रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज वत्स जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज चर्चा करी है कोरोना से कितनी बड़ी जो जंग बढ़ती जा रही है उस पर किस तरह से काबू पाया जा सके। ये हर एक की जिम्मेदारी है कि हमें खुद को भी सुरक्षित रखना है और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। सिर्फ यही एक इसका इलाज है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।